वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है थप्पड़। ऑफिस से फ़ोन कर अजय ने नीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ। नीरा, अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही हैं। आश्रम से महंत जी का फ़ोन आया था, गुसल खाने में फिसलकर गिर पड़ी हैं। अजय की आवाज़ के भारीपन से ही नीरा ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अम्मा के अलगाव से मन में दबी ढकी भावनाएं इस पल जीवंत हो उठी हैं। हम चलते हैं अजय, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। ठीक है, रुपए बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की ज़रूरत पड़ जाए। सांत्वना के स्वर में नीरा ने कहा तो अजय को तसल्ली हुई। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपये की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में नीरा रुपये लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी की बगल में बैठे अजय की यादों में 1 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब तिर्यक कुटिल दृष्टि से नीरा ने अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थीं। वह तो इसी इंतज़ार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़ें और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। अब वह और भी अधिक तल्ख हो गई थी। अगले ही दिन अजय ने फ़ोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज़ की गहराई में उभरते दम्भ की झलक के साथ नीरा को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर पास न फटकने देने का इंतज़ाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, अजय श्राद्ध तक नहीं करेगा अम्मा का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने अजय को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अम्मा को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पैर छुए, पर अम्मा रुकी नहीं थी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था, स्वाभिमानी शुरू से ही थी। अम्मा के जाने के बाद उनकी तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है? इसीलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार के डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहाँ से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही जा रही हूँ, पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं और ये तार जब झंकृत होते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पर हमें ऐसा महसूस होगा, हम ज़रूर मिलेंगे। अम्मा। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में अजय ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पहुंचने पर अजय को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था, ढेर सारा वात्सल्य समेटे, झुर्रियों भरा वह चेहरा जिसने उसे प्यार दिया, 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छांव दी। उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, अम्मा की पूरी दुनिया ही अजय के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में नीरा और अजय विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में नीरा को परिवार का अंश बनने के लिए अम्मा को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे, पर अम्मा ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। अम्मा यही दोहराती रहीं कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्से कहानियों को सुनकर अजय ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। अजय का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा है, अम्मा यह समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने अजय को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी शाख पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। जब भी किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह आरोपित किया जाता है तो वह तभी पुष्पित, पल्लवित होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाद पानी मिलता है। सामंजस्य, समझौता, समर्पण दोनों ही पक्षों की तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो परिवार बिखरता है। अजय आश्वस्त हो गया। अम्मा ने नीरा को प्यार
और अपनत्व से, और नीरा ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलोरे लेती। नीरा की कमियों को कोई गिनवाता तो चट से मोर्चा संभाल लेती। मेरी अर्पणा को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीखती चली गई। 1 वर्ष बीतते बीतते अजय जुड़वा बेटों का बाप बन गया। अम्मा के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी। इसी दिन के लिए ही तो वह जैसे जी रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों, डॉक्टरों से बातचीत करती अम्मा को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। लवकुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने नीरा को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अर्पणा को भी बुलवा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती, अम्मा चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती हैं। अम्मा की भागदौड़ से परेशान अर्पणा ने कहा तो अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत? अर्पणा ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। संयुक्त परिवार की यही तो परिभाषा है, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अर्पणा अपनी ससुराल लौट रही थी। अम्मा बाबूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे और इस बार तो लवकुश भी आ गए थे। अर्पणा ने मनुहार की, 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। अम्मा, एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर, अजय दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भावज उसके साथ ही निकल जाओ। जो जी चाहे खरीद लो, पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है अम्मा, एक दिन भाभी संभाल लेंगी। अर्पणा ने मचल कर कहा तो अम्मा की आंखें नम हो आई थीं। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अर्पणा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और अम्मा बहू के नाज की डोलियां भी बड़े लाड से उठा रहे हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही अम्मा बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। नीरा और अजय अम्मा का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर आने जाने वाले लंबी सांस भरकर अम्मा को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, अधिकार, आधिपत्य, सब कुछ। दूसरी पहले के सुर में सुर मिलाकर सर्द आह भरती। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित ना हो जाए, अम्मा ने 4 दिनों में बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई है लीलावती, पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। अपने परिवार की खुशियों के लिए रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग सहर्ष ही करती चली गई। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाज़ा भेड़ कर सो जाती। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। आखिर उन्हीं की गोद में तो वह पला बढ़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो अजय उनके कमरे में चला गया। अम्मा लैम्प के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अजय ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही स्टूल पर रखकर उनके बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से तो आप कोई बीमारी पाल लेंगी। अजय ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का अब मकसद ही क्या रह गया है? तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो तुम दोनों। नाती पोतों का मुंह देख लिया। तेरे बाबूजी के बिना अब एक एक दिन भारी लग रहा है। अजय ने पहली बार अम्मा को कमज़ोर पड़ते देखा था। और सुबह शाम मैं आपका चेहरा ना देखूं तो मुझे चैन पड़ता है क्या? कभी सोचा है अम्मा कि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? अम्मा ने बेटे के थरथराते होठों पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों से टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से अजय अम्मा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए लवकुश अम्मा के पास ही सोने लगे।
वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वे बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी अम्मा ही करवा देती थी। अजय हर काम अम्मा से पूछकर या बताकर करता। यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी यह भी अम्मा से ही पूछा जाता। शाम को अर्पणा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर नीरा को अपना अधिकार छिनता सा लगने लगा। पति का अम्मा के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते अजय को उल्हाना देती। ऐसी भी क्या मातृ भक्ति कि उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। नीरा, कुछ ही समय की बात है। समय स्वयं मरहम का काम करता है। धीरे धीरे अम्मा भी सहज होती चली जाएंगी। बाबूजी और अम्मा का साथ दिया बाती का साथ था। जरा सोचो कैसे जीती होंगी वे बाबूजी की मृत्यु के बाद। अजी, पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर के होकर रह गए। यहाँ तो 6 माह से गमी का माहौल चल रहा है। ऊपर से अर्पणा दीदी अलग धमक पड़ती हैं। अजय ने नीरा के होठों को कसकर भींच दिया था, पर चौखट पर खड़ी अर्पणा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई, पर सीधे नीरा से कुछ न कहकर अम्मा से ज़रूर मन की भड़ास निकाली थी। 3 नंदे हैं मेरी। हफ्ते में बारी बारी से तीनों आती हैं। मेरी सास के साथ मुंह से मुंह जोड़कर बैठी रहती हैं। चौके में मैं अकेली पिसती हूँ। सब्जी काट कर भी कोई नहीं देता। एक यह घर है, सब कुछ किया कराया मिलता है, तब भी बहू को चैन नहीं। तेरी ससुराल में होता होगा। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। उसकी निंदा कोई बेटी से क्यों करे। वे पहले ही अपना घर छोड़कर पराए घर की हो गई। अर्पणा की बात को बीच में काटकर अम्मा ने साफ गोई से बीच बचाव करते हुए कहा था। पर बेटी के जाने के बाद उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया। सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें मिला। न किसी से कुछ मांगा, ना ही गिला शिकवा किया। चुपचाप कोने में बैठी किताबों से मन बहलाती रही। फिर भी घर का वातावरण दूषित क्यों हो गया। मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं अजय उन्हें ज़्यादा समय देने लगा है, इसलिए नीरा चिड़ी चिड़ी हो गई है। हर पत्नी को अपने पति का सानिध्य भाता ही है। अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। अगले दिन शाम होते ही वह सत्संग पर निकल गई थीं। अपनी हम उम्र औरतों के साथ मिलकर कुछ देर प्रवचन सुनती रहीं, फिर गपशप में थोड़ा समय व्यतीत कर वापस आ गईं। यही दिनचर्या आगे भी चलती रही। हमेशा की तरह अजय अम्मा के कमरे में जाता और जब वे नहीं मिलती तो नीरा से प्रश्न करता। नीरा 10 दलीलें देती, पर अजय को चैन नहीं था। एक शाम अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। नीरा बुरी तरह चीख रही थी। अजय का स्वर धीमा था। फिर भी अम्मा ने इतना तो सुन ही लिया था। दाल रोटी का खर्च तो निकलता नहीं, फलदूध कहाँ से लाऊं। रात को नीरा अम्मा के कमरे में फलदूध रखने गई तो उन्होंने बहू को अपने पास बिठा लिया और बोली, एक बात कहूँ नीरा। जी अम्मा। उसे लगा अम्मा ने शायद हम दोनों की बात सुन ली है। तुमने एमए बीएड किया है और शादी से पहले भी तुम्हें पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। वह तो ठीक है अम्मा, पर तब घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब लवकुश भी हैं, इन्हें कौन संभालेगा। नीरा के चेहरे पर चिढ़ के भाव तेराए। मैं संभालूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। 4 पैसे घर में आएंगे तो घर भी सुचारू रूप से चलेगा। सास बहू की बात चल ही रही थी जब अजय और अर्पणा कमरे में प्रविष्ट हुए। नीरा चौके में चाय नाश्ते का प्रबंध करने गई तो अजय ने ब्रीफकेस खोलकर एक एक कर कागज अम्मा के सामने फैलाने शुरू किए और फिर बोला, अम्मा, सीपी फंड, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी से कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले हैं। मिल तो और भी सकते थे, पर बाबूजी ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर हमारी शादी और शिक्षा आदि पर खर्च किया था। 7,000 रुपये महीना तुम्हें पेंशन मिलेगी। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का। तुम ही रखो ये कागज अपने पास। अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख में दुख में तुम्हारे काम आएगा। अजय ने लिफाफा अम्मा को पकड़ा दिया। नीरा ने सुना तो अपना माथा पीट लिया। बाद में अजय को आड़े हाथों लेकर बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो क्यों ना ले ली। पूरी मिट्टी के मादो हो। अब बुढ़िया सांप की तरह पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। तड़ाक, एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा नीरा के गाल पर। यह क्या हो गया। अम्मा शुद्ध मन से सोचने लगी। मेरे दिए हुए संस्कार, शिक्षा, सभी पर पानी फेर दिया अजय ने। अश्रु पूरी दृष्टि से अर्पणा की ओर अम्मा ने देखा था, जैसे पूछ रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है इस घर में। कुछ देर तक नेत्रों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि निक्षेप और गहरी श्वासों के अलावा कोई वार्तालाप नहीं हो सका था। अचानक अर्पणा का स्वर उभरा।
सारी लड़ाई पैसे को लेकर है। बाबूजी थे तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब खर्च करना पड़ रहा है तो परेशानी हो रही है। अम्मा ने दीर्घ निश्वास भरा। मैंने तो नीरज से कहा है कि कोई नौकरी तलाश ले। कुछ पेंशन के पैसे अजय को मैं दे दूंगी। जीवन में ढेरों ऐसे क्षण आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से कुछ यादों की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हो जाते हैं। माँ के साथ बिताए कितने क्षण जिसमें वह सिर्फ याचक है, उसकी स्मृति पटल पर कतार बांधे खड़े हैं। बच्चे दादी को प्यार करते, अड़ोसी पड़ोसी अम्मा से सलाह मशविरा करते, अर्पणा और अजय माँ को सम्मान देते तो नीरज चिढ़ती। पता नहीं क्यों, चाहे अम्मा यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तश्तरी में सजाकर दोगुना करके बहू की थाली में परोस भी देती, फिर भी न जाने क्यों नीरज का व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। अम्मा के हर काम में मीनमेक, छोटी छोटी बातों पर रूठना, हर किसी की बात काटना, घर परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता उसके व्यवहार के हिस्से बनते चले गए। एक बरस बाद बाबूजी का श्राद्ध था। अर्पणा को तो आना ही था। बेटी के बिना ब्राह्मण भोज कैसा। उस दिन पहली बार स्थिर दृष्टि से अर्पणा ने अम्मा को देखा। कदाचित जिम्मेदारियों के बोझ से अम्मा बूढ़ा गई थी। हर समय तनाव की स्थिति में रहने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था। ब्राह्मण भोज समाप्त हुआ तो अम्मा धूप में खटोला डालकर बैठ गई। अजय, अर्पणा और नीरज को भी अपने पास आकर बैठने को कहा। तेल की तश्तरी में से तेल निकालकर अपने टखनों पर धीरे धीरे मलती हुई अम्मा बोली, याद है अजय, मैंने एक बार कहा था कि घर में कोई भी नया सामान तभी जगह पा सकता है जब पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जाए। इसी तरह जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर ही उतारू हो जाएं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान तब भी किसी के काम आ सके। जो इंसान समझौता करते हैं वे ही सार्थक जीवन जीते हैं, पर जो समझौता करते करते टूट जाते हैं वे कायर कहलाते हैं। और मैं कायर नहीं हूँ। अम्मा के बच्चे उनका मंतव्य समझे या नहीं, पर अगले दिन वे कमरे में नहीं थी। तकिए के नीचे एक नीला लिफाफा ही मिला था। विचारों में डूबता उतराता अजय आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। न जाने उसे यहाँ आकर ऐसा क्यों लग रहा था कि अम्मा पूर्ण रूप से यहाँ सुरक्षित हैं। उसकी सारी चिंताएं, तनाव न जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर अजय अंदर आया तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्ची को वर्णमाला का पाठ पढ़ा रही थी। अजय को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। तू कब आया? आंसू भरी आंखों को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगी। दोबारा पूछा, अकेले ही आया? मेरी बहू नीरा कहाँ है? लवकुश कैसे हैं? होमवर्क करते हैं कि नहीं? अजय ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, माँ, सब कुछ एक ही पल में पूछ लोगी? अम्मा को धैर्य कहाँ था। अजय को समझाते हुए बोली, बेटा, तू बहू को काम पर जाने से मत रोकना। जानता है, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो औरत को खालीपन का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक निरर्थक सी जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसका इस्तेमाल करके बच्चे और पति अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए और वह अपेक्षित सी एक कोने में पड़ी है। अपने भीतर के दर्द को ढांपने के लिए अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नज़रें अजय पर टिका दी थीं। अजय बार बार अम्मा को शांत करता, उनका ध्यान दूसरी बातों में लगाने का प्रयास करता, पर जहाँ यादों का खजाना और पीड़ा का मलबा हो, वहाँ अपने लिए छोटा सा कोना भी पा सकना मुश्किल है। अजय, क्या खाएगा तू? मठरी, पेठा, लड्डू? और अम्मा दीवार की तरफ होकर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा, अब भी अपनी अलमारी में आप यह सब रखती हो? कौन ला कर देता है ये सारा सामान तुम्हें? अजय ने छोटे से बच्चे की तरह मचलकर पूछा। चौकीदार को 5 रुपये देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ भी लवकुश की तरह कई नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, कमरे में आते ही कुछ भी मांगने लगते हैं। सच में अजय, ऐसा लगता है खाते वह हैं, तन मेरे लगता है। अजय सोच रहा था, भावना और अनुराग की कोई सीमा नहीं होती। जिनका आंचल प्यार, दया और ममता से भरा होता है वे कहीं भी इन भावनाओं को बांट लेते हैं। अम्मा अलमारी में रखे डिब्बे में से सामान निकाल रही थीं कि अचानक नीरा का स्वर उभरा। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गोदी में सिर रखकर हमें लेटने दीजिए। तू कब आई? अम्मा आत्मविभोर हो उठी थी। अजय के साथ ही आई अम्मा। जानती हैं, आपके जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे हम। कितना सहारा मिलता था आपसे। निश्चित होकर स्कूल जाती, लौटती तो सब कुछ बना बनाया, पका पकाया मिलता था। घर का दरवाज़ा तो खुला ही रहता था।
अहंकार और अहम की अग्नि में राख हुई मैं यह भी नहीं जान पाई कि बच्चों को जो सुख आनंद नानी दादी के मुख से सुनी कहानियों में मिलता है वे वीडियो कैसेट में कहाँ। बच्चों के स्कूल बैग टटोलती तो छोटे छोटे चोरी से लाए सामान मिलते। अजय घंटों आपके फोटो के पास बैठे रोते, फिर मन का संताप दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते तो मन तिरोहित हो उठता कि क्यों जाने दिया मैंने आपको। मैंने अजय से अनुनय की कि मुझे एक बार माँ से मिलना है, पर वे नहीं माने। कैसे मानते? मेरे दुर्व्यवहार की परिणति से ही तो आपको घर से बेघर होना पड़ा था। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आँच से माँ के मन में ठोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता? माँ का आंचल तो सुरक्षा प्रदान करता है, एक ऐसे प्यार की भावना देता है जिसके उजास से तन मन भीग जाता है। अम्मा चुप्पी साधे रहीं। शुरू से ही चिंतन मनन आत्मविश्लेषण करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती थी। सच अम्मा, मेरा विरोधात्मक तरीका आज मुझे उस मुकाम पर ले आया जहाँ आत्मसम्मान के नाम पर रुपया पैसा आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है, साथ है तो केवल अकेलापन। यह सब मैं अब समझ पाई हूँ। अपने मन के सामने अपराधिनी बनी नीरा अम्मा के कथन की सच्चाई को सहन कर हृदय की पीड़ा के चक्र से अपने आप को मुक्त करती बोली तो अम्मा की आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। अम्मा, हम तो बातों में ही उलझ गए, आपको लिवाने आए हैं, कहाँ चोट लगी आपको? अजय नन्हे बालक की तरह मचल उठा। अरे कुछ नहीं हुआ, तुमसे मिलने को जी चाहा तो बहाना बना दिया, महंत जी से फ़ोन करवा दिया। जानती थी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो तुम लोग भी ज़रूर याद करते होंगे। दिल से दिल के तार मिले होते हैं ना। तो फिर अम्मा चलोगी ना हमारे साथ? अजय ने पूछा तो अम्मा हंस दी। मैंने कब मना किया? अजय ने नीरा की ओर देखा। अपने ही ख्यालों में खोई नीरा भी शायद यही सोच रही थी। घर परिवार की दौलत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से प्राप्त होती हैं। आज सही मायनों में दोनों को खुशी प्राप्त हुई थी।